हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए जीके जीएस का डिस्कशन लाए हैं, जो कि किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं, जैसे बीपीएससी शिक्षक भर्ती या बिहार पुलिस या दरोगा या बीपीएससी की आप तैयारी करते हैं या यूपीएससी या किसी भी एग्जाम में जहां जीके जीएस पूछता है, अगर आप तैयारी करते हैं तो वहां जीके जीएस आने की संभावना इस सेट से बहुत रहेगी, क्योंकि ये सेट जो है फुल सिलेबस को कवर करके तैयार किया गया है। तो आज हम इसका सीरीज शुरू करें टेस्ट नंबर 1 से, जो कि इसका डेली वीडियो आपको 7 बजे मिलेगी। 7 बजे इसका शाम को डिस्कशन होगा यूट्यूब पर, जो कि इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जुड़ के इसका पीडीएफ पा सकते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सवाना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है। बताना है आपको कि सवाना जो घास के मैदान पाया जाता है, जो उसके लिए वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है। यह जो आदर्श मानी जाती है, देख लेते हैं। पहला दिया गया मृद तथा आर्द्र जलवायु, अगला दिया गया शुष्क ग्रीष्म तथा वर्षा शीतकालीन जलवायु, अगला दिया गया लंबी शुष्क ऋतु वाला आर्द्र जलवायु, जो कि इसका जो सही माना जाता है वो सी नंबर माना जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो सवाना घास का मैदान जो है यह सहारा में पाया जाता है। यही जान लेते हैं, यहाँ सवाना घास का मैदान दिया गया, तो जान लेते हैं कि घास के मैदान को कितने भागों में बांटा गया। तो घास के मैदान जो है वह 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में बांटा गया है। तो जान लेते हैं कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से होते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, या वीडियो फिर से आप दोबारा देख के उसको जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बिहार में या किसी भी एग्जाम में आपको जरूर पूछता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो सहारा में सवाना पाया जाता है, ब्राजील में कैम्पोज पाया जाता है, वेनेजुएला में लानोज पाया जाता है, और श्रीलंका में पटाना पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड पाया जाता है। फिर एक बार रिपीट करते हैं, सहारा में सवाना, ब्राजील में कैम्पोज, वेनेजुएला में लानोज, श्रीलंका में पटाना, ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड पाया जाता है। फिर वही जान लेते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से होते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो होते हैं, रूस में स्टेपी होते हैं, यूएसए में प्रेयरी होते हैं, अर्जेंटीना में पंपास होते हैं, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स होते हैं, न्यूजीलैंड में कैंटवरी होते हैं। याद रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। रूस में स्टेपी, यूएसए में प्रेयरी, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिणी अमेरिका में वेल्स, फिर अर्जेंटीना में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटवरी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। इसमें बताना है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा जो है ये गैर परंपरागत ऊर्जा नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ दिया गया सौर ऊर्जा, आगे दिया गया पवन ऊर्जा, उसके बाद ज्वारीय शक्ति, ये जो है गैर परंपरागत ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत है, जो कि ये परमाणु ऊर्जा जो है नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य टोडाओ का निवास स्थान है। बताना है कि टोडाओ जनजाति का इनमें से कौन सा राज्य निवास स्थल है। तो यह जो निवास स्थल जो हो जाएगा, इसका जो दिया गया है इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया। तो पहला दिया गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में गौंड जनजाति ज़्यादा पाई जाती है। फिर यहाँ दिया गया राजस्थान, फिर दिया गया तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वह टोडाओ का सबसे निवास स्थल मुख्य माना जाता है। तमिलनाडु का नीलगिरी वाला क्षेत्र जो है वहाँ टोडाओ जनजाति पाई जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी अक्षर एस के आकार जैसा है। बताना है आपको कि कौन सा महासागर है जो कि अंग्रेजी अक्षर एस के आकार जैसा है। तो ये अंग्रेजी के एस के आकार के जैसा जो है अटलांटिक महासागर है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश कौन सा है। बताना आपको कि न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश कौन सा है। यह जो उद्गम देश जो है यूएसए है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यापारिक पवनों का कारण है। बताना आपको व्यापारिक पवनों का कारण क्या होता है। तो व्यापारिक पवनों को हम लोग इंग्लिश में ट्रेंड विंड कहते हैं।
इसी के व्यापारिक पवन या ट्रेड विंड को दोनों गोलार्ध में अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर चलने वाली एक अस्थायी पवन है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, सन 1 हो जाएगा। इसका जो कारण क्या है तो सन 1 हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? यह जो संसद को संबोधित करने का अधिकार है भारत के महान्यवादी को है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय की सीधे किसकी अधिकारिता में आते हैं? यह जो अधिकारिता में आते हैं यह हो जाएगा आपको उच्चतम न्यायालय के। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संसद का भाग नहीं है? इसमें भारत के संसद के भाग इनमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो इसमें दिया गया पहला राष्ट्रपति जो कि है, अगला मंत्री परिषद ये नहीं है, अगला कहा गया है कि लोकसभा दिया गया जो कि है, अगला है राज्यसभा ये भी है। तो इसके में जो नहीं है चूज करना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 89 कहता है कि अनुच्छेद 89 में संसद के अंग या संरक्षण या भाग की चर्चा किया गया है जो कि 3 होते हैं। पहला होता है राष्ट्रपति होते हैं, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राज्यसभा होता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा एक अस्थायी सदन या उच्च सदन की चर्चा किया गया है। वही अनुच्छेद 81 में कहा गया अस्थायी सदन या निम्न सदन की बात की गई है। तो इसका याद रखिएगा, तीनों जो है वो संसद का भाग है, बाकी ये मंत्री परिषद नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उस समय राज्य के बजट कौन पारित करता है? बताना है कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत हो तो उस समय राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो यह जो पारित करता है यह सांसद करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वो भी क्वेश्चन पूछ दे कि सांसद में कौन करते हैं, तो सांसद में केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं वो करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन सी राजनीतिक पार्टी बनाई गई थी? बताना है आपको कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन सी राजनीतिक पार्टी बनाई गई थी। तो यह जो बनाई गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये फॉरवर्ड ब्लॉक कब बनवाए थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए थे 1939 में बनाए थे। याद रखिएगा कब बनाए थे, तो 1939 में। सुभाष चंद्र बोस पहली बार क्वेश्चन पूछ सकता है कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो पहली बार 1938 में बने थे। फिर दोबारा कब बने थे? तो दोबारा जो बने थे 1939 में बने थे, जो कि 1939 में बनने के बाद जो कि पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ जो मध्य प्रदेश में, वहां पहली बार इलेक्शन कराया गया था जिसमें इन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए चुनाव जीत चुके थे, जो कि फिर वो महात्मा गांधी के विरुद्ध थे। इस वजह से इन्होंने त्याग पत्र दे के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा है? बताना है आपको सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह गीत किसने लिखा है? यह जो गीत लिखे हैं यह मोहम्मद इकबाल ने लिखे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही यहाँ दिया गया रविन्द्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर क्या लिखे थे? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जनगण मन लिखे थे। अगला दिया गया बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या लिखे थे? तो इन्होंने वंदे मातरम लिखे थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है। बताना है आपको कि स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो यह जो प्रयुक्त किया जाता है यह किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? यह ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर से प्राप्त किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि बेंजोइक अम्ल जो होता है उससे क्या होता है? तो बेंजोइक अम्ल जो होता है खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि फॉर्मिक अम्ल क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल जो कि चींटी के डंक में पाया जाता है, जो कि फलों के रस को संरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि एसिटिक अम्ल क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल सिरका बनाने में प्रयोग जाता है। इसका याद रखिएगा। अगला दिया गया बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल जो होता है दाग धब्बा मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण से पैदा होता है। तो यह जो पैदा होता है ज्वार होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ज्वार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो टाइड कहते हैं। तो ये ज्वार या टाइड उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को जो हमारे देश में सबसे बड़ा है, किसने बनवाया था? बताना है आपको कि बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाए थे? तो यह जो निर्माण इसका करवाए थे राजा राज प्रथम ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह विख्यात संगीतकार कौन है जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे? बताना है कि कौन विख्यात संगीतकार हैं जो अकबर के नवरत्नों में से एक है। यह अकबर के नवरत्नों में से एक जो है तानसेन थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि तानसेन का मूल नाम क्या था, तो तानसेन का मूल नाम जो था रामतनु पांडे था, जो कि कहाँ के निवासी थे? तो यह निवासी मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले थे, जो कि अकबर के नवरत्न में एक शामिल थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व है। बताना है आपको कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? इसमें बताना है कि कौन सा पुस्तक जो है कालिदास द्वारा इसमें नहीं लिखी गई है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जान लेते हैं कालिदास को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। तो कालिदास को हम लोग भारत का शेक्सपियर कहते हैं। इसका जो है देख लेते हैं पुस्तक कौन सा है, तो रघुवंशम जो कि लिखा गया है। अगला है ऋतु संहार, ये भी लिखा गया है। अगला है मृक्षकटिकम जो कि नहीं लिखा गया है, कालिदास की रचना नहीं है। अगला है मेघदूतम, ये भी रचना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तो जान लेते हैं कि कालिदास के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो सबसे पहले रघुवंशम है, उसके बाद मेघदूतम, ऋतु संहार, मालविकाग्नि मित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोदित्य कुमार संभवम। एक बार फिर रिपीट करते हैं। रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहार, मालविकाग्नि मित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोवित कुमार संभवम। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक दर वह होती है, बताना है कि बैंक दर क्या होती है। तो बैंक दर जो होती है वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को कर देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किसके सलाहकार थे? बताना है आपको कि राजा टोडरमल जो थे किसके सलाहकार थे। तो यह जो सलाहकार थे अकबर के थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी किसने की थी? बताना है आपको कि सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी किसने किया था। तो यह जो ओपन हार्ट सर्जरी जो सर्वप्रथम किए थे लीलाहल ने किए थे। तो यह किए थे वाल्टन लीलाहल। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये वाल्टन लीलाहल जो थे ये सर्वप्रथम हार्ट की सर्जरी किए थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा पहला प्रतिरोपण किसने किया था। तो प्रथम प्रतिरोपण क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किए थे। वही भारतीय कौन से डॉक्टर थे? तो ये भारतीय डॉक्टर वेणुगोपाल थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। शर्करा में होता है, बताना है आपको कि शर्करा में क्या होता है। तो शर्करा में जो होता है वह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय आय डाटा तैयार करता है, बताना है आपको कि भारत का राष्ट्रीय आय डाटा कौन तैयार करता है। यह जो तैयार करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है पूंजी और मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यह उक्ति किसकी है। तो यह जो उक्ति दिया गया है यह जेबी से की है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो यह जो आधारित नहीं होता है इंडक्शन कॉइल जो होता है नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास में स्थान को कहते हैं, बताना है कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो अभी पहला ही क्वेश्चन में हम इसका डिस्कशन किए हैं। तो इसका जो हो जाएगा कंपोज कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दार्शनिक और उनके दर्शन ग्रुपों से गलत जोड़ा ज्ञात करें। इसमें बताना है कि कौन सा गलत जोड़ा दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत जोड़ा दिया गया है। तो पहला दिया गया शंकराचार्य जो कि अद्वैतवाद के मानने वाले थे, सही है। अगला है बल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत, ये भी सही है। अगला है चैतन्य विशिष्ट द्वैतवाद जो कि गलत दिया गया। चैतन्य जो थे यह विशिष्ट द्वैतवाद को नहीं मानते थे, ये गलत दिया गया। अगला दिया गया चारवाक जो कि लोकायत, ये भी सही है। तो इसमें गलत चूज करना था, तो इसका जो गलत हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
एक बार याद कर लेते हैं, शंकराचार्य किसके, तो अद्वैत को हो जाएंगे, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत, चारकवाद, लोकायत। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेलुलोज निम्न में से किसका मुख्य घटक है। इसमें बताना है सेलुलोज जो है किसका मुख्य घटक है। तो सेलुलोज जो मुख्य घटक होता है कोशिका भित्ति का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन से अभिप्राय है। बताना है आपको कि मुद्रा के अवमूल्यन से क्या अभिप्राय होता है। तो यह जो अभिप्राय होता है मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी लाना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा शुद्ध पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ ए होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीलंबी घाटी निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है। बताना है आपको नीलंबी घाटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनती है। यह जो बनती है यह हिमनद के द्वारा बनती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि चीन सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है टाइफून। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह टर्नेडो कहाँ कहा जाता है। तो टर्नेडो जो कहा जाता है यूएसए में कहा जाता है। यहाँ दिया गया चक्र पवन, चक्र पवन नहीं होगा, यहाँ चक्रवात हो जाएगा। तो चक्रवात कहाँ कहा जाता है, यह भारत में कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र को विशेषाधिकृत एजेंसी नहीं है। बताना है कि वह कौन सा संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र की विशेषाधिकृत एजेंसी नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया है FOA फाओ, तो ये जो है नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बाकी यूनेस्को का कहाँ है, तो यूनेस्को का स्थित है पेरिस में। बाकी यहाँ दिया गया WHO का कहाँ है, तो यह है जिनेवा में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं। बताना है कि एस्ट्रॉयड जो है सूर्य के चारों ओर किन दो ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं। तो यह जो चक्कर लगाते हैं यह मंगल और बृहस्पति के बीच में लगाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं। बताना है आपको कि रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को किस नाम से जानते हैं। यह जो जाना जाता है यह आयन मंडल को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया ओजोन मंडल, ओजोन मंडल किस और नाम से जानते हैं, तो ओजोन मंडल को हम लोग समताप मंडल के नाम से जानते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अनिषेचित मानव अंडे में समानतः होता है। तो बताना है कि एक अनिषेचित मानव अंडे में समानतः क्या होता है। यह जो होता है आपको हो जाएगा एक एक्स क्रोमोजोम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जो किया जाता है जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। बताना आपको द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है। यह जो निष्कर्षण हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा सापेक्षता के समान सिद्धांत हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपड़े और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है। बताना आपको कि कपड़ों और बर्तनों को जो साफ करने वाले प्रयुक्त डिटर्जेंट होता है उसमें क्या होता है। तो इसमें जो होता है सल्फोनेट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अनंतः क्या बनता है। तो यह जो अनंतः जो बनता है यह शीशा बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। यह मेरा टेस्ट सीरीज शुरू करने का जो किए हैं यह आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर बताइएगा। इसमें और क्या सुधार करना है या इसमें क्या ऐड मतलब जो भी हो आप लोग अपना राय जो है कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ जो लिंक दिया गया है यह PDF से आप डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाइएगा। ये लिंक दिया गया है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।